नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात आज उस जनधन योजना की होगी जिसका ऐलान लाल किले के प्राचीर से किया गया था। इंडिया टुडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे। अभिव्यक्ति की आजादी पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर। यह तस्वीर भारतीय रेल को लेकर बहुत कुछ बयां करती है। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस कल शाम में जाने वाली है। जो यात्री सफर कर रहे हैं उनको एक के बाद एक मैसेज आता है। पहला मैसेज जाता है IRCTC की तरफ से कि ट्रेन रद्द कर दी गई है, आप पैसा ले लीजिए। दूसरा मैसेज आता है ट्रेन जाएगी जनाब, सो आप पुराने मैसेज को भूल जाइए। और उसके बाद फिर मैसेज आ जाता है कि कल जाने से पहले एक बार पता जरूर कर लीजिएगा। ये है भारतीय रेल का हाल जो सफर कर रहे हैं, खास तौर से मुंबई जाने वाले यात्री। क्योंकि आंदोलन अब खत्म हो चला है जो राजस्थान में चल रहा था, लेकिन उसके बाद रेलगाड़ियां शुरू हुई है। लेकिन किस रूप में चल रही है और यात्रियों के भीतर कितनी उहापोह की स्थिति है कि सफर होगा नहीं होगा, गाड़ी जाएगी नहीं जाएगी, यह उसकी एक वानगी भरती। लेकिन भाई आइए शुरुआत करते हैं उस जनधन योजना को लेकर, जिसको लेकर जिक्र इस बात का हो रहा था कि वाकई यह योजना है, लेकिन क्या यह वाकई ठन ठन गोपाल की स्थिति है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक रिपोर्ट जो इंडिया टुडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का एक हिस्सा हम आपको दिखाते हैं, जिसे समझिए इस देश के भीतर जितनी बड़ी तादाद में खाते खुले उसका मतलब क्या है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। लाल किले के प्राचीर से जनधन योजना का यह ऐलान था और सरकार के साल पूरा होने पर मथुरा में दावा कुछ इस तरीके से किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खुले। तो खाते 15 करोड़ खुल गए, लेकिन खाते जिस लाभ के लिए खोले या खुलवाए गए, क्या वह लोगों को मिले? इस सवाल पर सरकार हमेशा खामोश रही। तो जमीनी सच है क्या, जरा इसे भी देख लीजिए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 2014 में सिर्फ 40,000 खाता धारकों ने ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन किया। इनमें से सिर्फ 8,000 को ही ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिली। इसके अलावा 108 लोगों को दुर्घटना बीमा और 154 लोगों को जीवन बीमा का लाभ मिला। यानी करोड़ों खाते खुले, लेकिन लाभ 1% से भी कम। इतने कम लोगों को लाभ क्यों? इसका जवाब कोई नहीं दे पाया, और जो दे पाया उसने भी स्थितियों को उलझा दिया। क्योंकि जनधन योजना के मिशन डायरेक्टर राजेश अग्रवाल के अपने तर्क हैं। उनके मुताबिक खाता धारकों को पिन नंबर देने में वक्त लगा। बीमा का लाभ देने की प्रक्रिया ही दिसंबर में शुरू हुई। जाहिर है अगला सवाल तो यही होगा, क्या इस बरस यानी 2015 में हालात सुधरे? तो इस साल जनधन की बीमा योजना देख रही न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक चालू वित्त वर्ष यानी 31 मार्च के बाद बीमा के लिए सिर्फ 14 आवेदन आए, जिसमें से 6 आवेदन तकनीकी वजहों से खारिज हो गए। बाकी 8 आवेदन के क्लेम पर विचार चल रहा है। यानी जिस देश में लाखों लोगों की मौत हर महीने हो रही है, वहां चालू वित्त वर्ष में सिर्फ 8 आवेदन। असल में जनधन से जिन्हें लाभ मिल सकता है, उनकी तादाद से लाखों गुना ज्यादा खाते इस देश में खुल गए। क्योंकि जनधन के तहत खाते खोलने को लेकर ना तो बैंकों के सामने कोई गाइडलाइंस थी और ना ही खाते खोलने वाले समझ पाए कि सिर्फ खाता खोलने से उन्हें लाभ नहीं मिल जाएगा। आलम तो यह है कि जब तक जनधन योजना की बारीकियां सामने आई और लोग इसके नफे नुकसान का जायजा लें, तब तक सरकार ने अटल पेंशन योजना और जन सुरक्षा योजना की शुरुआत कर दी। यानी सामाजिक सुरक्षा का दायरा बड़ा तो हुआ, लेकिन लाभ कैसे, किसे, कब मिलेगा, यह भी एक सवाल बन गया। हालांकि जनधन में आम लोगों के लिए ठन ठन गोपाल वाली ही स्थिति बनी, लेकिन कमाल बैंकों ने किया, जिन्होंने खातों के संचालन में आने वाले खर्चों की पूर्ति के लिए खाता खुलवाने वालों को प्रेरित किया कि वह कुछ पैसा अपने खाते में डाले। और असर इसी का है, जनधन के खातों में 17,000 करोड़ रुपए जमा हो गए। की जो सफलता की दर है जनधन योजना की, वो 1% से भी कम है। अब ये सरकार को बताना होगा कि 1% रिजल्ट के साथ कोई योजना कामयाब होती है या नाकाम। पीयूष बबेले, इंडिया टुडे आज तक। दरअसल बैंकों को कहा गया आप खाता खुलवाइए। बैंकों ने खाता खुलवाना शुरू किया। हमारे संवाददाता ने जब पूछा कि उन्हें बीमा का क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, उनका कहना है हमारा काम खाता खुलवाना था, हमने खोल दिया। क्लेम जब करेंगे तो हम बीमा कंपनियों को भेज रहे हैं, उन्हें मिले ना मिले हमारी जिम्मेदारी, हम उस पर भी आएंगे, इसका जिक्र क्यों हो रहा है। लेकिन हुआ क्या है, जरा इसको सरलता से समझ लीजिए। इस देश के भीतर 15 करोड़ 15.5 करोड़ लगभग खाते खुल गए।
पैसे भी उसमें जमा हो गए, जो कार्ड बांटे गए वह भी बांटे गए, 13.96 करोड़ के रुपए कार्ड बांट दिए गए, और जो पैसा जमा हुआ वह भी लगभग 17 करोड़ यानी 16 करोड़ 918 रुपये है। लेकिन लाभ कितनों को मिला? 152 लोग को बीमा लाभ मिला, 108 लोग बीमा दुर्घटना लाभ मिला, 8000 लोग ओवरड्राफ्ट का लाभ मिला और 2500 रुपए ओवरड्राफ्ट की औसत रकम जो जमा कराई गई। यानी जो आंकड़े थे ये दूर की गोटी है, सिर्फ 15 करोड़ खाते खुले, इस बात का जिक्र है। खाते खोलने वाले ये ना समझ पाए कि खाते खोल तो रहे हैं लेकिन लाभ उन तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि जो पैमाना था उस पैमाने को हम आपको दिखला रहे हैं। ये 5-6 पैमाने, केंद्र, राज्य या सरकारी उपक्रम के कर्मचारी या उनके परिवार को जनधन का लाभ नहीं मिलेगा। जो भी रिटायर हो चुका होगा वो कर्मचारी परिवार नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स भरने वाले व्यक्ति को नहीं मिलेगा। बैंक की किसी भी योजना में पहले से बीमा हो तो भी नहीं मिलेगा। ट्रांजैक्शन अगर 50,000 से ज़्यादा कोई साल भर में कर लेता है तो भी नहीं मिलेगा। और पूरा परिवार भी कर चुका है तो मिलेगा एक ही शख्स को, और वो परिवार के मुखिया। सवाल इसीलिए था कि क्या ये जनधन योजना को लेकर जो लगातार जिस बात का जिक्र किया उसके आगे बात, क्या ये ठन गोपाल वाली स्थिति है? इसके आगे हम आपको बढ़ते हैं। दूसरी स्थिति देश के भीतर अभिव्यक्ति की आज़ादी की निकल कर आई, और ये सवाल उठा है IIT से। IIT की में बात हो रही है खामोश की। खामोश रहिए, मत बोलिए, प्रतिबंध लगाया गया है। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखलाते हैं। एक वक्त था कि पेरियार के नाम पर देश की राजनीति बदल गई, और एक ये वक्त आ चला है जब पेरियार के नाम पर छात्र राजनीति को हिलाने निकले तो वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल सामने आकर खड़ा हो गया। जी, ये दोनों हालात अभी के ही हैं, क्योंकि रूढ़िवादी हिंदुत्व और सामंती व्यवस्था का विरोध कर पेरियार ने तमिलनाडु की राजनीति में दलितों और पिछड़ों की आवाज ही बुलंद नहीं की, बल्कि उस वक्त राजनीति को भी बदल दिया। वहीं आज पेरियार को अपने नाम में समेटे IIT मद्रास के अंबेडकर पेरियार स्टूडेंट सर्किल नाम के छात्रों के एक ग्रुप ने कुछ ऐसे पर्चे निकाले जिसने राजनीति को तो झकझकोरा ही, बल्कि बोलने की आजादी से लेकर शिक्षण संस्थानों में छात्रों के अधिकारों के सवाल को भी सतह पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वही पर्चे हैं जिनमें IIT मद्रास में आरक्षण के नियमों का पालन न करने से लेकर नई सरकार की नीतियों की मुखालफत की गई। एक पर्चे में कहा गया कि मोदी सरकार हिंदूवादी एजेंडे को बढ़ावा दे रही है, कॉर्पोरेट के जरिए लूट मचा रही है और घर वापसी जैसे कार्यक्रमों और वेदों को बढ़ावा देकर समाज का ध्रुवीकरण कर रही है। जाहिर है ये सारे सवाल विरोधी नेता उठाते रहे हैं, विपक्ष इस बात का जिक्र करते रहा है और मीडिया के जरिए इस बातों का जिक्र होते रहा है। लेकिन बावजूद इसके IIT मद्रास में अंबेडकर पेरियार स्टूडेंट ग्रुप को यह पर्चा भारी पड़ गया और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और ये कार्रवाई हुई HRD मंत्रालय को एक अज्ञात छात्र के जरिए भेजे गए खत के आधार पर। The government trying to put down any democratic voices that tries to criticize the Hindutva propaganda that is the government is carrying forward. While IIT Madras does not curtail freedom of expression of the students, it is expected that the student groups adhere to these guidelines while conducting their activities. तो सवाल व्यक्ति की आजादी का भी है और एक शैक्षिक संस्था के भीतर छात्रों के अधिकार का भी। आखिर क्या छात्रों को एक शिक्षण संस्थान के भीतर सरकार की नीतियों की आलोचना का अधिकार नहीं है? किसी भी पर्चे में व्यक्ति विशेष पर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की गई और बात सिर्फ मुद्दों की है, तो क्या उसे घृणा फैलाने वाला मान लिया जाना चाहिए? और क्या IIT मद्रास में जातिगत राजनीति की यह शुरुआत हो चली है? और क्या यह भी माना जाए कि सरकार ने अंबेडकर पेरियार स्टूडेंट सर्किल से सफाई नहीं मांगी और सीधे कार्रवाई कर दी? तो सवाल कई हैं और इन्हीं सवालों और कार्रवाई के विरोध में NSUI के छात्रों ने आज HRD मंत्री स्मृति ईरानी के घर पर प्रदर्शन भी किया। Trying to implement RSS ideology in educational institution. ये अलग बात है कि स्मृति ने विवाद पर दो टूक जवाब दिया। दरअसल ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि एक वक्त दिल्ली में JNU के दौर में भी याद कीजिए तो उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ वहां पर भी आवाज उठी थी, लेकिन वहां लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, स्टूडेंट यूनियन पर भी नहीं और किसी भी छात्र को लेकर भी नहीं। इसलिए बड़े सवाल है IIT एक वाकई एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है और उसको उस रूप में HRD मिनिस्ट्री की एंट्री उसमें से कैसे हो गई? कांचन इलैया शिक्षाविद हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है?
MHRD is going overboard on some of these anonymous letters being written by the Hindutva forces from various centers. If they initiate action against students or teachers who are doing research and debating things, I think higher education will be completely mauled. A similar message was sent to IITs from the ministry that vegetarian should alone be served in their menus and in the hostels. And then there was a lot of protests. And at one level there was this Hindi issue. And then there was this Sanskrit being imposed on curriculum kind of thing. I think this is not the way to handle the question of development at large, what Prime Minister Narendra Modi has been talking. But one thing I can certainly tell, after this government came, various kinds of pressures are being put on the necessary academic freedoms that should exist in higher educational institutions. जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर समाज के भीतर बहस और होगी, क्योंकि हायर एजुकेशन करते हुए छात्रों के बीच अगर बोलने को लेकर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगाने की स्थिति आएगी तो फिर उस समाज के विकास का, उस डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट की समझ का भी क्या होगा, किस रूप में होगा, यह भी समझना होगा। लेकिन सवाल बीजेपी का सिर्फ दिल्ली भर का नहीं है, सवाल जम्मू कश्मीर का भी है। जम्मू कश्मीर में इस बार अनंतनाग में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, वह मुफ्ती मोहम्मद सईद की कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा। और याद कीजिए क्या कहा था गृह मंत्री ने कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं। कल जाकर 2 शब्दों में और मैंने कहा है, ऐसे लोगों का स्थान उनका घर नहीं होना चाहिए, सरकार की जेल होनी चाहिए। जाहिर है इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं, क्योंकि क्या वाकई जम्मू कश्मीर के भीतर जो सरकार चल रही है वो चेक एंड बैलेंस से ज्यादा इस रूप में बैलेंस है कि जैसे मन चाहे उस रूप में काम करेंगे। आम आदमी पार्टी आज हाई कोर्ट ने सहलाया तो सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया, या सुप्रीम कोर्ट ने सहलाया तो हाई कोर्ट ने झटका दिया। रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक दिल्ली सरकार को शुक्रवार को निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र के नोटिफिकेशन को संदिग्ध बताने वाली हाईकोर्ट की टिप्पणी को आधारहीन करार देते हुए खारिज कर दिया। तो हाईकोर्ट ने अंतरिम फैसले के तहत कह दिया कि फिलहाल दिल्ली के बॉस उपराज्यपाल ही है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक मामले का निपटारा नहीं होता तब तक ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए दिल्ली सरकार अधिकारी का नाम एलजी के पास ही भेजे। कोर्ट ने कहा है जो ऑर्डर अब तक के किए हुए हैं दिल्ली सरकार ने अफसरों की पोस्टिंग करने के उनकी कॉपी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजी जाए। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक भूमि, दिल्ली पुलिस, सेवा जैसे विभागों में अंतिम फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली पुलिस उपराज्यपाल के नियंत्रण में काम करेगी। इसके साथ ही आईएएस अफसरों की तैनाती, प्रमोशन और निलंबन पर फैसला एलजी लेंगे। अगर एलजी चाहें तो दिल्ली सरकार से सलाह ले सकते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या फैसला होने तक एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली पुलिस या केंद्र सरकार के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है? इस पर उलझन है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि एसीबी अपना काम करती रहेगी। तो सवाल अधिकारों का है और एक चुनी हुई सरकार के अधिकारों का है। केजरीवाल और नजीब जंग की जंग का नतीजा चाहे जो निकले, लेकिन इतना तय है कि अब पूर्ण राज्य का मसला जोर शोर से उठेगा, क्योंकि बिना पूर्ण राज्य का दर्जा मिले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अपनी योजनाओं को परवान चढ़ाना मुश्किल होगा। पूनम शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली सरकार लगातार केंद्र से टकरा रही है। एक वक्त ममता बनर्जी भी टकराया करती थी, लेकिन शारदा घोटाले का जिक्र हो या फिर मुकुल राय के जरिए तृणमूल को तोड़ने का जिक्र आया हो, और इन सब के बीच झटके में कुछ तो समझौते हुए, क्योंकि अब बांग्लादेश प्रधानमंत्री के साथ ममता जाएंगी। लेकिन ममता कई नाव पर एक साथ सवारी कर रही है। कोलकाता में जश्न इकबाल मनाया जा रहा है और तराने हिंद का सम्मान दिया गया, और उस सम्मान इकबाल के पोते को दिया गया ममता बनर्जी के जरिए। जरा देख लीजिए। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर।
कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।